Assalamualaikum to my pretty audience. Welcome back to my YouTube channel and you are listening Maham Farouk. आज हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी में स्नेक पॉइजनिंग। तो सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, हाँ मुझे पता है हमारी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग तो बहुत हैं, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बहुत हैं। तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ओरिजिन क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं, उनकी फैटल डोज क्या है, इन टॉक्सिन्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ पॉइजन। तो पॉइजन कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी जानदार के लिए हार्मफुल या जानलेवा हो। ये पॉइज़न हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह से एंटर हो सकता है। हम इसे खा सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, हम इसे इंजेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी में, या हमारी स्किन इसे अब्जॉर्ब कर सकती है। और अगर किसी भी सब्सटेंस या ड्रग को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली पॉइजनस होगा। इवन कि जो हम मेडिसिन खाते हैं वो एक स्पेसिफ़िक अमाउंट में हमें दी जाती हैं, स्पेसिफ़िक मिलीग्राम्स में दी जाती हैं। अगर हम उसे भी ज़रूरत से ज़्यादा खाएं तो वो दवाई भी हमारे लिए नुकसानदेह है। एनिमल पॉइजनिंग की बात करें तो एनिमल पॉइजन्स को हम जू टॉक्सिन्स भी कहते हैं। जू मीन्स द एनिमल्स एंड टॉक्सिन मीन्स द पॉइजन। जू टॉक्सिन्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी एनिमल के फ्लूइड में प्रेजेंट हो सकते हैं। वो फ्लूइड किसी भी एनिमल का सलाइवा हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या उस एनिमल की सिक्रीशंस हो सकती हैं। अगर वेनम्स की बात की जाए तो वेनम्स ऐसे टॉक्सिन्स हैं, ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो पॉइजनस एनिमल्स के स्पेशलाइज्ड टिश्यू में पाया जाता है। अब इन पॉइजनस एनिमल्स की बॉडी पे या तो फैंग्स हो सकते हैं, स्केल्स हो सकते हैं, या इनके स्टिंग्स के ज़रिए ये टॉक्सिन्स दूसरे जानदार की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेनोमेशन। वेनम्स और पॉइजन के डिफरेंस की बात की जाए तो वेनम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी एनिमल के स्टिंग्स या बाइट की वजह से हमारी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं, जबकि पॉइजन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिसको इंसान खुद या ज़बरदस्ती कंज्यूम करता है, या उसे स्वेलो करता है, इनहेल करता है, या उसकी स्किन उसे एब्जॉर्ब करती है। वेनम्स के एग्जाम्पल में हमारे पास स्नेक्स, जेलीफिश, स्कॉर्पियन, स्पेनिश फ्लाइज। And poison includes the mushrooms, special type of plants such as datura, belladonna and the frogs. अब हम बात करते हैं स्नेक पॉइजनिंग की। स्नेक्स की स्टडी को हर्पेटोलॉजी और पॉइजनिंग बाय स्नेक्स को ओफियोटीमिया कहते हैं। हर साल स्नेक बाइट्स के 40,000 से ज़्यादा डेथ केसेस रिपोर्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का हर स्नेक पॉइजनस ही हो। स्नेक दो तरह के हो सकते हैं, पॉइजनस भी और नॉन पॉइजनस भी। पॉइजनस स्नेक्स की बात करें तो इनका हेड ट्रायंगुलर शेप में, टीथ ग्रूव या कैनलाइज्ड, हेड स्केल्स स्मॉल होते हैं, बेली स्केल्स ब्रॉड, टेल कंप्रेस्ड, वेनम टॉक्सिक और हैबिट्स नॉक्टर्नल, यानी कि ये हमेशा रात के टाइम ही निकलते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक में हेड राउंड या ओवल शेप, टीथ शॉर्ट या सॉलिड, हेड स्केल्स लार्ज, बॉडी स्केल स्मॉल, टेल राउंडेड, वेनम नॉन टॉक्सिक एंड हैबिट्स नॉट सो, यानी कि ये दिन में किसी भी टाइम निकल सकते हैं। पिक्चर को देखते हुए आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। एज यू कैन सी द हेड शेप ऑफ द बोथ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक एंड द टीथ ऑल्सो। क्योंकि नॉन पॉइजनस स्नेक के टीथ शॉर्ट होते हैं और नॉन कैनलाइज्ड होते हैं तो इनकी बाइट का निशान एक राउंडेड शेप में, हाफ सेमी सर्कल शेप में होता है, जबकि पॉइजनस स्नेक के पास फ्रंट टू ग्रूव्ड, कैनलाइज्ड एंड लॉन्ग टीथ की वजह से बाइट मार्क हमेशा 2 दांतों का निशान होगा। स्नेक्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ज़ूलॉजिस्ट स्नेक्स को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, विच आर कोलेब्रिडा, क्रोटैलिडा, इलैपिडा एंड वाइपरिडिया। 13 different families can be distinguished out of nearly 2,500 species of the snakes. इन क्लासेस की इंडिविजुअली बात करें तो कोलेब्रिडा आर द स्नेक्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द हिंड लिम्स, द एब्सेंस और कंसिडरेबल रिडक्शन ऑफ द लेफ्ट लंग and the lack of teeth on the premaxilla, and usually having a loose facial structure. Relatively few head scales and ventral scales are white. आप इन सब चीज़ों को पिक्चर में देख सकते हैं। इलैपिडा की बात की जाए तो इलैपिडा is a family of the snakes characterized by their permanently erect fangs at the front of their mouth. The king cobra is the sole member of the genus. Crotallida family includes the following snakes such as rattlesnakes, copperheads and cottonmouths. इन snakes की स्किन हमेशा डबल कलर में
और लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। The Viperidia are the venoms and have long hinged fangs that permit deep penetration and injection of their venom. Now we have different examples of poisonous snakes such as vipers, adders, cobra, king cobra, knights, rattlesnakes and sand vipers. एलेपिड्स ऐसे स्नेक हैं जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। इनका वेनम सबसे पहले न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है, नर्व्स की पैरालिसिस करवाता है और एट लास्ट हमारा रिस्पायरेटरी फेलियर होता है और डेथ हो जाती है। वाइपर स्नेक्स हमेशा वेस्क्यूलोटॉक्सिक होते हैं। इनका टॉक्सिक हमारी वेसल्स पे एक्ट करके कोगुलेशन करवाता है। हाइपर कोगुलेशन की वजह से हमारे वेसल्स में थ्रोम्बोसिस होती है और ये थ्रोम्बस बीइंग एम्बोलाई हमारी वेसल से ट्रांसफर करता हुआ पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच के डेथ कॉज करवाता है। सी स्नेक्स हमेशा मायोटॉक्सिक होते हैं। ये टॉक्सिन्स हमेशा हमारे मसल पे एक्ट करते हैं और मसल नेक्रोसिस या मसल पैरालिसिस करवा सकते हैं। टॉक्सिन्स की कंपोजिशन की बात की जाए तो डिफरेंट स्नेक्स के टॉक्सिक सब्सटेंसेस में डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें इंक्लूड है न्यूरोटॉक्सिन्स, कोलिनेस्टेरेज, हीमोलाइसिन, प्रोटियोलाइसिन, फिब्रिनोलाइसिन, कोगुलेसिस, एग्लूटिनिन्स, कार्डियोटॉक्सिन्स एंड हाइलोरोनिडेज। ये एंजाइम्स हमारे बॉडी मैकेनिज्म्स को सीवियरली अफेक्ट करते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फेटल डोज ऑफ डिफरेंट वेनम्स? 15 mg of dried cobra venom, 40 mg of viper venom and 6 mg of crate venom is enough to cause death. One bite of cobra contains 200 to 300 mg venom. Viper contains 150 to 200 mg venom. Crate contains 20 to 25 mg venom. स्नेक बाइट के बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो स्नेक बाइट केसेस में सबसे ज़्यादा डेथ के चांस छोटे बच्चों के होते हैं। बाइटन एरिया हमेशा स्वेलन, रेड और एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। The degree of toxicity of snake bite depends upon the three factors, which are nature of the venom, quantity injected and the size of the person bitten. अगर वेनम न्यूरोटॉक्सिक हो तो क्लिनिकल फीचर्स में हमें मसल पैरालिसिस देखने को मिलेगी माउथ, थ्रोट एंड चेस्ट की। न्यूरोटॉक्सिक होने की वजह से हमारे नर्व्स और ब्रेन पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगी। और अगर वेनम हिमेटोटॉक्सिक हो या हमारे ब्लड पे एक्ट करे तो डिसइंटीग्रेशन होगी हमारे सेल्स की, साइटोलाइसिस होगी वेसल वॉल्स की, टिश्यू सेल्स की या रेड सेल्स की। वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होगी, हेमाचूरिया हो सकता है और डेथ हो सकती है विद इन 10 to 15 मिनट्स। डेथ अकर्स फ्रॉम न्यूरोटॉक्सिक रिस्पायरेटरी पैरालिसिस ड्यू टू साइटोटॉक्सिक सेल एनोक्सिया। साइज ऑफ अ पर्सन, नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ वेनम की बेस पे हमने सेवेरिटी ऑफ इन्वेनोमेशन को 5 डिग्रीज में क्लासीफाई किया है, विच आर ट्राई बाइट्स, मिनिमल, मॉडरेट, माइल्ड एंड स्फेयर इन्वेनोमेशन। ट्राई बाइट्स में सांप काटता तो है लेकिन कोई वेनम डेपोजिशन नहीं होती, इसलिए कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं आएगा, सिर्फ एक पंक्चर्ड वाउंड होगा। मिनिमल इन्वेनोमेशन ऐसी बाइट्स होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्रूइसिंग नज़र आ सकती है या बाइट एरिया पर टेंडरनेस हो सकती है। मिनिमल इन्वेनोमेशन में कोई भी स्ट्रक्चरल या लेबोरेटरी अबनॉर्मैलिटीज़ नहीं देखी जाती। माइल्ड इन्वेनोमेशन में भी कोई स्ट्रक्चरल या सिस्टेमिक फाइंडिंग्स नहीं मिलती, लेकिन लोकल एरिया का डैमेज कुछ सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करता है और पहुंचता है हमारे मेजर जॉइंट्स तक, विच आर एंकल और रिस्ट जॉइंट। मॉडरेट इन्वेनोमेशन की बात करें तो ये एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें वॉमिटिंग या हिमेटोटॉक्सिसिटी देखी जा सकती है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती और लोकल डैमेज 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट्स तक एक्सटेंड कर सकता है। स्वेयर इन्वेनोमेशन इज़ द टॉप मोस्ट डिग्री ऑफ इन्वेनोमेशन। स्वेयर इन्वेनोमेशन में एक्सट्रीम लोकल डैमेज होता है जिसमें जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन या एयरवे स्वेलिंग या मसल पैरालिसिस भी हो सकता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इन पिक्चर्स में आप क्लियरली सेवेरिटी ऑफ इन्वेनोमेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्नेक बाइट से डेथ के बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंस किस तरह से आएगी। अगर हम डेथ बॉडी की ऑटोप्सी करें तो कनेक्टिव टिश्यू में इन्फिल्ट्रेशन देखी जाएगी ब्लड की, स्किन में ब्लैप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्लड हीमोलाइज्ड हो चुका होगा और कंजेस्टेड ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। पोस्टमार्टम केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके पेशेंट की डेथ एक्सीडेंटल थी, मर्डर था या सुसाइड। स्नेक बाइट केसेस में एक्सीडेंट और मर्डर केसेस बहुत कॉमन है, जबकि सुसाइड केस बहुत रेयर होता है।
अगर स्नेक बाइट को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये टॉक्सिन्स हमारे लिविंग सेल्स की डेथ करवा सकते हैं, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, और हमारा बॉडी ऑर्गन कम्प्लीटली डिजनरेट हो जाता है। इन्हीं पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बेस पे कुछ केसेस की एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। ब्लड कंजेशन की वजह से पेशेंट की टांग कम्प्लीटली डिस्कलराइज्ड है। ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आता है, जिसकी वजह से ब्रोसिस अपीयरेंस आती हैं। और सेल डेथ या नेक्रोसिस की वजह से स्किन सेल्स के ऊपर ब्लेब्स अपीयरेंस भी मौजूद है। हमारे पास एक और केस की एग्जांपल है, जिसमें अ फीमेल पेशेंट ऑफ 29-year-old हाउसवाइफ फ्रॉम इजिप्ट केम टू द emergency department of Mansoura Hospital. She was complaining of pain, redness and swelling of her right arm after exposure to an unknown bite at her house yard nearly 20 hours before presenting to the emergency department. On examination, the patient was fully conscious, pulse was 85 and regular, BP was 110/70, pupils were normal, chest was free on escalation. लोकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि राइट आर्म में एडिमा, रेडनेस, हॉटनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस प्रेजेंट थी और 2 इंसर्शन साइट थी जिसके इर्द गिर्द डार्क टिश्यू प्रेजेंट था, जो कि इंडिकेट करता है नेक्रोसिस को। अब बात करते हैं कि स्नेक बाइट को किस तरह से ट्रीट किया जाए। वी कैन डू द फॉलोइंग मैनेजमेंट: immobilization of the bitten part, application of tourniquet, incision of the wound toilet with KMNO4 solution, suction of the venom, allaying of anxiety, application of ice pack is beneficial, and we can perform blood transfusion in case of loss of blood. इसके अलावा हम बेनाड्रिल या हिस्टामीन इंजेक्ट कर सकते हैं 50 mg, एड्रीनालिन इंजेक्ट कर सकते हैं, नियोस्टिग्माइन 0.5 mg में इंजेक्ट कर सकते हैं, कोर्टिसोन इंजेक्शन लगा सकते हैं, फिब्रिनोजिन दे सकते हैं 300 to 600 मिलीग्राम IV, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन दे सकते हैं, एंटी गैस गैंग्रीन सीरम दे सकते हैं। स्नेक वेनम्स के लिए एंटी सीरम, एंटी वेनम, एंटी वाइपरिन या पॉलीवैलेंट सीरम यूज़ कर सकते हैं, या हम 10 ml इंट्रावीनस टैट दे सकते हैं 1000 विंजेस सॉल्यूशन में। इसी के साथ हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगली वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।